सबसे पहली बात तो ये जो एग्जामिनेशन है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो अपीयरिंग है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं, और जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल रहते हैं। कुछ कॉमन मिथ है, मैंने देखा है कि अभी भी बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद में भी कुछ कॉमन मिथ है जो बच्चों के दिमाग में रहता है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वो क्लियर कर दूं। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो अपीयरिंग ईयर वाले बच्चे होते हैं उनका हमेशा ये सवाल आता है कि अगर मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ या फर्स्ट ईयर में हूँ तो क्या मैं ये एग्जाम को फिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या फिर अगर मैं अपने फाइनल ईयर के अंदर हूँ तो ही क्या मैं इस एग्जाम को फिल कर सकता हूँ। तो ये सारी बातों का जो एक ही जवाब है वो मैं आपको देती हूँ कि जब एनटीए ने यूजीसी ने इसके नोटिसेस निकाले हैं तो उस ड्राफ्ट में जाके आप पढ़ सकते हो कि ड्राफ्ट में एलिजिबिलिटी में लिखा है कि जिस दिन आप लोग नेट एग्जाम क्लियर कर लेते हो उस दिन से 2 साल का समय जो है वो आप लोगों को यूजीसी देता है अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट करने के। तो अगर आप अपने बैचलर्स में कंप्लीट होते ही पोस्ट ग्रेजुएशन में जस्ट एडमिशन लिया है और फिर आप लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट सेमेस्टर के साथ में ही, तो आप सभी लोगों के पास में 2 साल होंगे अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के। और क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो के अंदर हमारे देश में सभी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो हैं वो 2 ईयर के होते हैं, तो आपका मतलब ये है कि आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर से इस एग्जाम को दे सकते हो। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में जस्ट एंटर ही किए हो या आप सभी लोगों ने मन बना लिया है कि मुझे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, तो आप सभी लोग अभी से नेट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जो अपकमिंग नेट एग्जाम है उसके लिए डेफिनेटली आप लोग बैठ सकते हो। और जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है उनका कोई एज लिमिट नहीं है कि आप लोग इस एज में दोगे या उस एज में दोगे। भले आपने 10 साल पहले पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो भी आप लोग नेट एग्जाम को दे सकते हो। तो आपके पास में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना जरूरी है। अगर आपकी 55% नहीं है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं रहते हो। आप लोगों का ये 2 पेपर्स के अंदर होता है। अब ये जो 2 पेपर्स है इसके अंदर एक होता है आपका पेपर 1 जनरल पेपर और एक होता है आपका पेपर 2। ये जो होता है ये होता है जनरल पेपर ऑफ टीचिंग, और ये जो आपका होता है ये होता है आपका सब्जेक्ट का पेपर। ये जो दोनों के दोनों पेपर्स हैं इनमें मिला के 150 सवाल आपके पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये जो एग्जामिनेशन है इसके अंदर बिल्कुल भी आपको बीच में गैप नहीं मिलता। पहले के जमाने में आपको गैप दिया जाता था, 3 पेपर होते थे, तो इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होता है या अब से ऐसा नहीं होता है। एनटीए 150 सवाल आपके पूछता है, 180 मिनट यानी 3 घंटे का समय होता है, कंटिन्यूस समय होता है, बीच में आपको गैप नहीं मिलता है। इसमें 50 सवाल जो है वो आप लोगों के आते हैं जनरल पेपर ऑफ टीचिंग कर, और आपके 100 सवाल जो है वो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड बनते हैं। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। 86 प्लस सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। जैसे कि मेरा मेजर है कंप्यूटर साइंस में, तो 100 सवाल मेरे आएंगे कंप्यूटर साइंस के और 50 सवाल जो है वो मेरे आएंगे जनरल पेपर ऑफ टीचिंग के। जनरल पेपर के अंदर भी एक अलग से पूरा वास्ट 10 यूनिट का सिलेबस होता है। आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि इसमें भी 10 यूनिट होती है इन टोटल, और इसमें भी आपको जो पूरा सिलेबस है वो 10 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। क्राइटेरिया है जिसे आपको फुलफिल करना होगा, और उसके बाद में आप सभी लोगों को अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो उसके लिए अलग से आपके पास में कुछ नॉर्म होते हैं। जैसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं क्राइटेरिया रेफरेंसिंग एंड नॉर्म रेफरेंसिंग, बिल्कुल वैसे ही आपका रिजल्ट कैलकुलेट होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया आपको ये क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है कि मिनिमम पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर इंडिविजुअली आपके 40% नंबर आए और दोनों में मिला के भी आपके 40% टोटल नंबर आए। नहीं समझ में आया तो चलिए थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपका जो कंप्लीट पेपर होता है वो 300 नंबर का होता है, यानी कि आपको 300 के 40% नंबर तो लेके आने होंगे। तो 300 के 40% नंबर हो गए 120 नंबर। मिनिमम आपको इतने तो लेके आने होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पेपर 1 100 नंबर का होता है, तो उसमें आप लोगों को लाने होते हैं 40 नंबर, और पेपर 2 होता है आप सभी लोगों का 200 नंबर का, जिसमें 100 क्वेश्चन, हर 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आपको पेपर 2 में इंडिविजुअली लाने होंगे मिनिमम 80 नंबर। पेपर 1 के मिनिमम 40, पेपर 2 के मिनिमम 80, मिला के हो जाएंगे टोटल पेपर 1 प्लस पेपर 2 के अंदर मिनिमम 120 नंबर। इतने नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए। मैं ये यूआर कैटेगरी के लिए बता रही हूँ, अलग अलग कैटेगरीज वाइज जो रिजर्वेशन होता है वो आपको यहाँ पर भी मिलेगा, बट मिनिमम आपको ये चाहिए होता है 40%। अगर आप क्राइटेरिया रेफरेंसिंग के अंदर आना चाहते हो, मतलब क्वालिफाई करने की रेस में अब आप आ गए हो,
पेपर में नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। देखिए जी, इस साल भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, दिसंबर का नहीं हुआ है, जून का हो चुका है नोटिफिकेशन आउट और फरवरी का भी हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको अभी निश्चिंत रहना है कि यूजीसी ने अभी तक नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट नहीं करी है। एनटीए जो यूजीसी के बिहाफ पर ये पेपर कंडक्ट करवाता है, अभी तक नेगेटिव मार्किंग से परे रख चुका है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को। बट ऐसी अफवाहें पिछले 2 साल से उड़ रही है कि नेगेटिव मार्किंग अब स्टार्ट होने में है, तो हो सकता है कि हम दिसंबर में कुछ अलग एक्सपेक्ट करें, बट फिलहाल के लिए आप निश्चिंत रहिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। लैंग्वेज का देखो 2023 के अपडेशन के अंदर भी ये चीज़ जो है वो बहुत क्लियरली मेंशन कर दी गई थी कि आप सभी लोगों के लिए जो आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाली है। यानी कि अगर आप सभी लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज अपना फॉर्म फिल करते वक्त चूज किया था तो आपको आपका पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में दिखेगा। आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते हो। आपको याद हो तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बताया था बनाकर, और आपको साथ ही साथ ये भी बोला था, इंटिमिडेट भी कर दिया था कि आप सभी लोगों को आपकी लैंग्वेज प्रेफरेंस अगर चेंज करनी है तो फॉर्म का एक्सटेंशन हुआ है, आप अपनी जाके वहां पर करेक्शन विंडो में चेंजेस कर सकते हो। अगर आप सभी लोगों ने चेंज किया है या फिर आप लोगों ने पहले से ही हिंदी एज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज चूज किया था, तो आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो आपको सबसे पहले तो हिंदी में दिखेगा, बट आप जाके जो है वो लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो सो दैट पेपर का वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी दिख जाए। ऐसा आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन पे करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ, पहले यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन जो है वो कैसे हो रहा होता था। देखो इस तरफ इंग्लिश का क्वेश्चन लिखा हुआ होता था, इंग्लिश के क्वेश्चन के बाद होपफुली आपको ये दिख रहा होगा, है ना। देखो ऐसे इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा होता था और इंग्लिश के बाद तुरंत आप लोगों को ऐसे हिंदी का क्वेश्चन नीचे दिख रहा होता था। हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश या इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ऐसे कंटिन्यूअसली चल रहा होता था। बट ये नया रूल अपडेट किया गया है कि जिन्होंने इंग्लिश चूज किया है उनको केवल और केवल सिर्फ इंग्लिश दिखेगा, उनको हिंदी नहीं दिखेगा। और अगर आपने हिंदी चूज किया है तो सबसे पहले तो आपको ऐसे दिखेगा हिंदी के अंदर, फिर आप लोगों को यहाँ पर राइट हैंड साइड में चेंज द लैंग्वेज का एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेंज कर देगा आपके प्रिफर्ड इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, पर्टिकुलर क्वेश्चन को। तो ये चीज याद रखिएगा, टाइम आपको बचाना है, क्योंकि इस तरीके से अगर हर क्वेश्चन में आप ऐसे स्वैप करोगे या आपको हर बार ऐसा मिस्टेक करना है कि भाई इधर कर दिया उधर कर दिया, मतलब टाइम आप लोगों का वेस्ट हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनेशन के अंदर एक क्लिक भी जो है वो आपका टाइम वेस्ट कर सकता है। चेंज ये है कि आप लोगों की जो उम्र है जेआरएफ की, लास्ट एज टू फिल जेआरएफ, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों की है 30 ईयर्स। कब तक? 1/12/2022, यानी कि 1 दिसंबर 2022 के बाद में अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हो और आपकी उम्र 30 से ज्यादा है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो। ये यूजीसी के द्वारा जनरल कैटेगरी के लिए आ गया है, और ये कहूँ तो मैं जनरल मेल के लिए ही है। क्यों? क्योंकि जो भी आपके फीमेल हैं, जो भी आप लोगों के बाकी रिजर्व कैटेगरीज हैं, उन सभी के लिए जो एज लिमिट है वो 5 साल के रिलैक्सेशन के साथ यानी कि 35 साल की होने वाली है। सेट एग्जाम पहले SLET के नाम से होता था, तो वो वाला एग्जामिनेशन, ये जो आपके एग्जामिनेशन थे ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप सभी लोग यूजीसी के रेगुलेशन के अंदर आने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, ये गजेट्स ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों का लिखा हुआ था। अब बात ये आ जाती है कि अगर आपने मान लीजिए कि ये जो आपका 1989 वाला जो टाइम था, इससे प्रायर आपने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जो कि यूजीसी CSIR या जेआरएफ एग्जामिनेशन जो होता था 1989 के पहले अगर आपने किया हुआ है पास, तो भी आप नेट एग्जामिनेशन के बिना एलिजिबल हो आज भी असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिल करने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं कि 1989 में आपने किया तो आपको दोबारा से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, अभी भी आप लोग एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर आपने सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, आपने उसे क्वालिफाई किया है और 2002 से पहले आप सभी लोगों का एग्जामिनेशन सेट क्वालिफाई हुआ था, आप सभी लोग नेट एग्जाम को पास करने से एग्जेम्प्टेड हैं। मतलब 2002 जून में या उससे पहले अगर आप लोगों ने सेट क्वालिफाई किया है तो अब आपको नेट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इंडिया में किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट अगर आपने 2002 के बाद में सेट एग्जाम को क्वालिफाई किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ
जिस स्टेट का सेट एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है उसी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो। ये कंफ्यूजन यहाँ पर अब आपका दूर हो गया है। ड्राफ्ट में भी ऐसा ही लिखा हुआ था, बट जैसा मैंने कहा उसके बाद बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए जिससे कंफ्यूजन पॉइंट हम बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया। तो आज दोबारा से इसको क्लियर कर दिया है। आप लोग याद रखिएगा, सेट एग्जामिनेशन अगर आप 1989 के पहले भी दिए हो या नेट एग्जाम दिए हो या जेआरएफ का एग्जामिनेशन की बात हो रही है तो वहां पर ये कंफ्यूजन हो जाता था। तो यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट जो कि आप लोगों के साइंस एंड टेक सब्जेक्ट्स के लिए होता है, और जेआरएफ एग्जाम अगर आपने कोई दिया था 1989 से पहले तो आप अभी भी एग्जेम्प्टेड हो, नेट देने की जरूरत नहीं है। सेट एग्जाम 2002 से पहले दिया था तो नहीं देने की जरूरत, 2002 के बाद क्वालिफाई किया है सेट एग्जाम तो आप अगर इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं बनना चाहते हो तो आपको नेट करना पड़ेगा। बट अगर आप उसी स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो जहां का सेट आपने 2002 जून के बाद निकाला था तो आपको नेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे नोटिफिकेशंस है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है वो सभी लोग भी 75% अगर उनके 4 साल की डिग्री में है या फिर उनके 8 सेमेस्टर की डिग्री है उनके पास में और 75% मिनिमम उनके पास में है तो वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, पीएचडी में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। तो उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा, अगर मैं मेजर चेंज की बात करूं जो आप लोगों के यहाँ पर आया है तो वो आया है आपके एडमिशन प्रोसीजर्स को लेकर। जो आपके एडमिशन प्रोसीजर्स हैं वहां पर यूजीसी नेट जो आप लोगों का मिनिमम क्राइटेरिया होता था, या मैं कह सकती हूँ कि एक वे होता था आप लोगों के एग्जाम लेके एंट्री लेने के अलावा। आप सब लोग जानते हो कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी कॉलेज में कोई भी डिग्री आप करना चाहते हो, जैसे पीएचडी भी एक डिग्री ही है, तो हमारे पास में एक एंट्रेंस टेस्ट लगता है। उस एंट्रेंस टेस्ट के अलावा भी अगर आपके पास में नेट का क्वालिफिकेशन है तो यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिटन टेस्ट, और इसे भी जो है वो जनरलाइज या यूनिवर्सल कर दिया गया है। 2 एंट्री पॉइंट्स होने वाले हैं। इट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटीज कि वो क्या लेना चाहती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस टेस्ट होगा और जो यूनिवर्सिटीज है वो आपको अगर नेट का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो डायरेक्टली एग्जेम्प्ट करती है और आपको इंटरव्यू में जाने की इजाजत मिल जाती है, जहां पे बस आपका रिसर्च प्रपोजल देखा जाएगा एंड यू आर गुड टू गो। अब यहाँ पर रिटन टेस्ट में भी जो चीजें हैं वो बहुत ही क्लियर है। 70% आपका रिटन टेस्ट और 30% आपका इंटरव्यू को मान्यता दी जाएगी। रिटन टेस्ट के अंदर आपका सब्जेक्ट आएगा 50% और 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड आईसीटी को लेकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन अगर मैं बात करूं आपका जो नेक्स्ट बड़ा चेंज है, जो फोर्थ आपका चेंज यहाँ पर ये है कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिसर्च में क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए बात ये की गई है कि आपके लिए हर सेमेस्टर में, पीएचडी के हर सेमेस्टर के अंदर जब तक आपकी थीसिस लिखी जाती है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप एक पेपर पब्लिश करवाएं पर सेमेस्टर। और इसके अलावा जो है वो यहाँ पर जो करेक्ट आपका पब्लिकेशन था वो इस तरीके से होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द यूजीसी चेयरमैन कि पब्लिकेशन जो है वो इंटरनेशनल जर्नल में हो तो ज्यादा फायदा है, या उन जर्नल्स में हो जिसका आई फैक्टर और एच फैक्टर ज्यादा हो, इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा हो तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। बट क्योंकि ये मैंडेटरी हो गया था कि पब्लिश करवाना ही है तो हमारा जो रिसर्च पब्लिकेशन है उसकी क्वालिटी में थोड़ा इधर उधर चल रहा था और बच्चे जो है वो जल्दीबाजी के अंदर या जल्दी पीएचडी खत्म करने के चक्कर में कहीं भी पेपर पब्लिश करवा रहे थे। उसको जो है वो डिस्कार्ड करने के लिए एक नया रूल आया है कि दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपके लिए कि आपको मैंडेटरीली यहाँ पर अपना रिसर्च पब्लिकेशन करना ही है पर सेमेस्टर, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। इससे जो है वो आपको हेल्प मिलेगी कि आप अच्छे स्कॉपस के अंदर जाए और जो आपके स्कॉपस इंडेक्स्ड जर्नल्स होती हैं उनके अंदर पेपर को पब्लिश करवाएं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो आपका लास्ट और मेजर चेंज है जो यहाँ पर देखा गया है एंट्रीज को लेकर, मुझे ऐसा लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो यही पॉइंट हमारे लिए हो जाता है अगर हम एलिजिबली या हम एस्पायर कर रहे हैं स्कॉलर बनने का। अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर्स, ये 3 लोग हैं जिनके पास में एज अ गाइड की वो पोजीशन होती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो गाइड के तौर पर 8, 6 और 4 यानी प्रोफेसर के पास में 8, एसोसिएट प्रोफेसर के पास में 6 और असिस्टेंट प्रोफेसर के पास में 4 खाली वेकेंट सीट होती थी एज आपके पास में होनी चाहिए इन ऑर्डर टू टेक एंट्रीज एवरी ईयर। अब जो है वो यहाँ पर इसे कंपलसरी कर दिया गया है कि 8, 6 और 4 होगी, जबकि अगर पहली देखा जाए तो ये वैकेंसीज बहुत कम होती थी। अगर मैं बात करूं पर प्रोफेसर 3 ही बच्चे जो है वो एक साल के अंदर, एक कैलेंडर ईयर के अंदर जो है वो प्रोफेसर जिनको गाइड कर सकता था, और एसोसिएट के लिए आई थिंक 2 थे और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 थे। तो इसे अब चेंज कर दिया गया है और चेंज करने के बाद में जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक नया रूल निकला है जिसमें नंबर ऑफ वेकेंट सीट्स इंक्रीज हो गई है। तो एक प्रोफेसर या एक एसोसिएट प्रोफेसर या एक असिस्टेंट प्रोफेसर ज्यादा बच्चों को गाइड कर सकता है,